सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्वाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चंद दिन पहले महाना IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फ़ंड की मंजूरी दी गई है, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए एक बड़ी बेहतर डेवलपमेंट है। IGI की जानिब से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में महाना IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फ़ंड के ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स चंद हफ्तों पहले जमा करवाए गए थे, जिसे कुछ दिन पहले SECP की जानिब से मंजूर कर लिया गया। और इस मंजूरी के हवाले से IGI की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। SECP की जानिब से वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत महाना वेल्थ लिमिटेड के साथ इन्वेस्टमेंट के एडवाइजरी एग्रीमेंट की भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के बाद IGI लिमिटेड की जानिब से फंड को लॉन्च करने की तैयारी भी बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। और क्या डेवलपमेंट है अभी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। भी इस सिलसिले में मुआशी माहिरीन प्राइवेट कंपनीज की जानिब से फंड्स के क़याम को मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड रिटायर्ड अफसरान के माशी रिलीफ का जरिया होता है। इस वक्त कौमी खजाने पर पेंशनर्स और रिटायरमेंट फंड का बोझ 1000 अरब से जायद हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस निज़ाम में किसी किस्म की इस्लाहात फौरी तौर पर ना की गई तो यही लागत अगले 10 सालों में 100 खरब रुपए तक भी पहुंच सकती है। यह लागत 2002-03 में 25 अरब रुपए थी। पाकिस्तान के पेंशन एक्सपेंसेस डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के बजट से भी ज्यादा हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 43 पेंशन फंड्स काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 61 अरब रुपए से जायद की इन्वेस्टमेंट हुई है। पाकिस्तान में प्राइवेट पेंशन सेक्टर को SECP के वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत रेगुलेट किया जाता है। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम में जॉब्स करने वाले अफराद अपने काम की मुद्दत के दौरान वॉलंटरी ECP के मंजूर शुदा फंड में हिस्सा डालते हैं, जिस पर स्टेक होल्डर्स को टैक्स छूट हासिल होती है। रिटायरमेंट के बाद इस बचत किए हुए फंड से बाकायदा इनकम मिलती है। प्राइवेट पेंशन और रिटायरमेंट फंड को प्रमोट करने के लिए SECP की जानिब से कई इस्लाहात भी की गई हैं, जिसकी वजह से पेंशन और रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट 40 अरब तक बढ़ गई है, जो तकरीबन 27% का इजाफा बनता है। अब मुआशी माहिरीन का मानना है कि हुकूमत आने वाले चंद सालों में कौमी खजाने पर पेंशन फंड और रिटायरमेंट फंड के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए पेंशन और दीगर फंड्स को खत्म भी कर सकती है। अब ये जो IGI महाना का, ये किस हद तक कारामद लोगों के लिए साबित हो सकता है और किस तरह से काम करेगा, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। मुबशिर ज़ुबैरी साहब चीफ इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी ऑफिसर हैं महाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फंड को ज़रा थोड़ा सा एलोबरेट आप कीजिएगा, आसान लफ्ज़ों में ज़रा लोगों को बताइएगा किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और रिटायर्ड अफसरान को इससे क्या क्या मराहत मिल सकती हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये जो पेंशन फंड है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत टाइम से SECP ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इस कॉन्सेप्ट को, और इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि लोग अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान इसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन सेविंग करते रहें, ताकि उनकी जो रिटायर्ड लाइफ हो उसमें उनको रेगुलर पेंशन पेमेंट्स मिलती रहें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अभी देखें तो अभी हमारी जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें लेस देन 3% जो फंड्स हैं वो इन पेंशन फंड्स में मुख्तस हैं। उसकी मेजर जो वजह है वो यही है कि लोगों पे अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते कि उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस विजन को रखते हुए हमने IGI के साथ महाना ने पार्टनरशिप करी है एक फ़ंड लॉन्च करने में, जो कि महाना IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फ़ंड है, जिसकी अप्रूवल की आपने बात की। उसका मेन जो पर्पज़ यही है कि महाना जब स्टार्ट हुआ था कि लोगों तो आम आवाम तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग तक की रसाई आसान करी जाए डिजिटली, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल अकाउंट्स ओपनिंग हो रही है वैसे डिजिटल आप पेंशन अकाउंट्स भी अपने खोलें। क्योंकि अभी हमारे पास जो है, अगर आप देखें, हमारे पास में 60 मिलियन के अराउंड वर्कफोर्स है, उसमें से खाली 1,20,000 हमारे पास पेंशन अकाउंट्स हैं, जो कि बहुत कम है। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो मतलब खाली 1-1.5 लाख लोगों के अगर पेंशन अकाउंट्स हो तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम नंबर है। इसको आसान करने के लिए इन डिजिटल चैनल के थ्रू हमने जो है इसमें पार्टनरशिप की है, और इस फंड को हम IGI जो पैकेजेस ग्रुप की कंपनी है उसके साथ मिलके हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें इन लोगों के लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे 20% तक की टैक्स छूट है। अब हम हर साल ये सुनते हैं कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, सैलरीड क्लास के लिए बढ़ रहा है, तो सैलरीड क्लास बहुत अफेक्ट हो रही है। तो कुछ ऑप्शंस हैं लोगों के पास मौजूद जिसमें वो अपनी टैक्स सेव कर सकते हैं, जैसे अपनी टैक्स क्रेडिट 20% तक का ले सकते हैं पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। उसके बाद ये होता है कि आप जब 60 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद आपको पेंशन रेगुलर पेमेंट्स के थ्रू मिल सकती है, जो कि फिर आपको
और किसी पे डिपेंडेंस नहीं होती। तो हमारी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने बताया कि जैसे गवर्नमेंट में भी जो टैक्स पेमेंट या पेंशन पेमेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है ना लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल और फिस्कल स्पेस को अगर स्टडी की जाए। अब हमने ये देखा है कि अब केपीके की गवर्नमेंट पहले मूव हो गई, पंजाब की गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये लोग भी पेंशन फंड्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान इसको कहते हैं, कि रादर देन गोइंग फॉर डिफाइंड कि आपको एक लमसम पेमेंट मिले, वो गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए एक फिक्स अमाउंट हर मंथ मुख्तस करके उनके अकाउंट्स में जमा कराएगी, जो कि उनको रिटायरमेंट पे मिलेंगे। तो इससे होगा कि जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है ये जो है ये कंट्रोल में आएगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के मॉडल पे आएगी, जो कि ग्लोबली हमने देखा है मेजॉरिटी जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनमें डिफाइंड बेनिफिट के थ्रू, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही होती है। तो मुर्शिद साहब ये बताएगा, एक कॉमन मैन एज इंडिविजुअल अब ये इस में कितनी उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकेगा, और रिटायरमेंट के फौरी बाद बहुत आसानी के साथ उसको ये फ़ंड मिलना शुरू हो जाएगा? जी, अच्छा, कॉमन मैन अब तो देखिए बहुत रिक्वायरमेंट्स आसान हो गई हैं। तो कॉमन मैन के लिए कि आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें जो है आप कंट्रीब्यूशन 5,000 10,000 रुपये हर माह करते जाएं। तो छोटी छोटी अमाउंट भी आप कर सकते हैं, 1,000 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट आपको नहीं चाहिए होती हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप वन टाइम करते हैं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बाकायदगी के साथ हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब कर सकें, आप हर किसी भी महीने कर सकें, आप कर दें। आप वन टाइम करना चाहते हैं, आप हर महीने करना चाहते हैं, एक तो ये हो गया। अब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसका 20% जो है ना, अब आपकी जो सैलरी होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। अप टू 20% ऑफ योर सैलरी जो है ना, आप उस पर टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर लेट से मेरी ₹1,00,000 मेरी जो है ना साल का टैक्स बनता है और मैं 20% ऑफ माई सैलरी इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पेंशन फंड में, तो मैं 20% का टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। तो 20,000 मेरी साल की सालाना टैक्स कम हो जाएगा, जो कि लोगों के लिए एक आप कह सकते हैं उनकी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपने बात की, तो उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि लोग 100% विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा ये भी ऑप्शन होता है कि आप 50% विड्रॉल करें, आप लमसम अमाउंट, और बाकी जो है आप रेगुलर पेमेंट्स आप जो है पेंशन फंड मैनेजर से आप टाई अप कर लें, जो कि आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट मिलेगी, जो भी आपकी एक्यूमुलेटेड सेविंग होगी उसके हिसाब से। तो मुझे साहब, अगर हम एक सैम्पल साइज़ ले लें, अगर कोई एक कॉमन मैन 5,000 पर मंथ आपको इस अकाउंट में मुस्तकिल वो डिपॉजिट कर रहा है, तो कितने साल तक उसको ये डिपॉजिट करना होगा, और फिर कब से उसका ये पेंशन फंड शुरू हो सकेगा? देखिए, जो मुद्दत मुलाजमत है, उसके हिसाब से अगर कोई 30 साल का नौजवान है तो वो 30 साल से 60 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई अगर 40 साल के बाद ज्वाइन करता है तो वो 20 साल के लिए करेगा। अच्छा, जो 40 साल के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको फर्दर एडिशनल टैक्स क्रेडिट के भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि वो 40 साल के बाद कर रहे हैं। मगर आपकी 60 साल की रिटायरमेंट एज है, उस रिटायरमेंट एज तक बेसिकली ये चलता है, उसके बाद से फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। सही। और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय ऐसी तो इसमें कोई कैद नहीं है? कोई भी शख्स जो कहीं भी जॉब कर रहा हो, किसी भी तरह की जॉब कर रहा हो, वो आ सकता है और इस फंड को ज्वाइन कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें एम्प्लॉयड लोग भी कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हों, जो वो अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स के फायदे इतने हैं। तो जो लोग अगर एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के थ्रू नहीं करना चाहते, वो खुद भी सेव कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे पेंशन फंड्स इस तरह के जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी है उस पर ये बोझ पेंशन का बढ़ता जा रहा है, और ये अब कोई 1100 अरब के करीब पहुंच चुका है। बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये जिस तरह महाना ने ये इनिशिएटिव लिया, और कंपनीज़ भी अगर इसी तरह के इनिशिएटिव लें और लोगों को एंगेज करें, तो ये उस इकोनॉमी पर से हमारी कितना बोझ को कम कर सकते हैं। ये हम जो अभी बहुत तेज़ी के साथ 1100 अरब से भी तजावुज़ कर गए, उसको हम हाफ या 25% या 30% नीचे ला सकते हैं? देखिए, ये जो आप 1100 अरब का बोझ है, ये तो खाली गवर्नमेंट सेक्टर का बोझ की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बोझ बिल्कुल कम हो सकता है। उसका यही है कि अब क्योंकि इसमें अभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन के भी 5-10 साल बाद जाके आपकी लाइबिलिटी कम होना शुरू होगी, पेंशन के खर्चे कम होना शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी कन्वर्ट करेंगे तो आपके अगले साल से बेनिफिट नजर आ जाए। एक ये चीज है। दूसरा ये है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन प्रिंसिपली डिसाइड किया हुआ है कि ये लोग जो है
पेंशन फंड की तरफ जा रहे हैं जो कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होते हैं, जैसे केपीके ने करा सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ मिलकर। अब पंजाब भी उसको इवेल्युएट करे और फेडरल गवर्नमेंट भी इवेल्युएट करिए सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो उससे ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो आपका पेंशन का जो एक्सपेंस है उसका इंक्रीमेंट कम हो जाएगा और कुछ सालों बाद जाके हम देखेंगे वो एक एक्सपेंस कंट्रोल में आ जाएगा। इन कंपैरिजन आप ये देखें हर साल आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो वो जीडीपी के साथ साथ उसकी ग्रोथ कम होगी, तो उसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो आपका एक एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस होगा। और मुझे अब रिलायबिलिटी या ट्रस्ट फैक्टर बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे उन लोगों को जो कि जिनका रुझान आमतौर पर इस तरफ नहीं है या इस तरह की इन्वेस्टमेंट को वो सेफ तस्वुर नहीं करते, तो उनके लिए फिर क्या आपके पास आर्गुमेंट्स होंगे? देखिए ये जो भी कंपनीज ऑफर करती हैं, पेंशन फंड्स हो गए या डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कंपनीज एसईसीपी से लाइसेंस्ड होती हैं। उन सब कंपनीज के पास एसईसीपी का लाइसेंस होता है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। और ये जो फंड्स होते हैं ये सीडीसी होता है, सेंट्रल कस्टोडियन कंपनी जो है पाकिस्तान की, उसके पास फंड्स होते हैं और वो उनको फंड्स को फॉर द इन्वेस्टर्स उनको ओवरसी करते हैं। तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कि एसईसीपी ने बनाया हुआ है ओवर द इयर्स, और इसकी हम अगर एयूएम और फंड साइज ओवर द ईयर ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है। पेंशन फंड को हटा के, पेंशन फंड्स में इतनी नहीं देखी बट बाकियों में हमने देखे। तो वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो फंड की परफॉर्मेंस, फंड की आपकी वो है फंड की परफॉर्मेंस हो गई और आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, पेंशन फंड मैनेजर की लाइसेंसेज हैं उनको रिव्यू ज़रूर करें, और वो अगर लेजिटिमेट है तो वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर पेंशन फंड मैनेजर सेम सिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है, तो सिमिलर रिस्क होता है वो अगर कोई होता है। बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल फंड मैनेजर्स के डिफरेंट पेंशन फंड्स होते हैं, जैसे कि आप अगर चाहें तो आप बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल अपनी डिफरेंट इक्विटी में भी जा सकते हैं, आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में भी जा सकते हैं, तो वो रिस्क प्रोफाइल भी अलग तरीके से मैनेज हो रही होती है और हर पेंशन फंड मैनेजर आपको उस पर एडवाइस करता है। लास्ट में मुबश्शिर साहब बता दीजिएगा, इसको फंक्शनल या ऑपरेशनल आप लोग कब से करने जा रहे हैं? कोई डेट अभी फाइनल हो चुकी है? और हम कुछ ही आने वाले हफ्तों में इसको लाइव कर देंगे इंशाल्लाह, और क्योंकि अप्रूवल्स हमारे सारे इन प्लेस हैं और इसको बस अब टेस्टिंग करने के बाद साथ साथ हम लोग इसको लाइव करें, क्योंकि रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं इसको जल्दी लाइव कर दें इसी महीने के अंदर, मार्च के महीने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ुबैरी साहब, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफिसर महाना, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू है जो आपसे शेयर करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। करंट फिस्कल ईयर के इब्तिदाई 7 माह के दौरान इनकम टैक्स की मद में हुकूमत को 100 अरब रुपए से ज़ायद वसूल हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक के एक बयान के मुताबिक सैलरीड क्लास की इनकम पर टैक्स की सूरत में हुकूमत को गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 7 माह के मुकाबले में हुकूमती वसूलियत 100 अरब से ज़ायद रही है। हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स 75 अरब ज़ायद का तखमीना लगाया गया था, लेकिन तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने अपनी तवक्कात के बरक्स 25 अरब रुपए ज़ायद वसूल कर लिए हैं। इस करंट फिस्कल ईयर के 7 माह में सैलरीड क्लास तबके ने 285 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में अदा किए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान इसका वॉल्यूम 185 अरब रुपए था, जो 53% जायद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक तनख्वाहदार तबका मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा तबका बन चुका है, जिससे माली साल 2024 के दौरान 368 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता माली साल तनख्वाहदार तबके ने बिजनेस प्रोफेशनल से 1550% ज्यादा टैक्स अदा किया है। फिस्कल ईयर 2024 के दौरान तनख्वाहदार तबके ने टेक्सटाइल सेक्टर के 111.23 अरब के मुकाबले में 3 गुना टैक्स अदा किया है। हुकूमत ने तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स वसूली का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए बजट में सैलरीड क्लास तबके के लिए टैक्स स्लैब मजीद तंग कर दिया गया है। इस वक्त 50,000 से जायद माहाना तनख्वाह लेने वाला हर शख्स इनकम टैक्स अदा कर रहा है, मगर इसी मुल्क में बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिनकी माहाना आमदन लाखों में है, मगर वो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं। अब देर से ही सही, लेकिन बिल आखिर हुकूमत को सैलरीड क्लास तबके का ख्याल आया है, लेकिन अभी तक वो भी बयानात की हद तक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यह कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाजा है। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं है। वजीर खजाना की जानिब से मजीद कहा गया है कि तनख्वाहदार तबके के अलावा बाकी सेक्टर्स को भी टैक्स आमदन में अपना हिस्सा डालना होगा। बजट का प्रोसेस हमने टेक ऑफ कर दिया है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं, और वो ये है कि FBR मुसलसल हदफ हासिल करने में नाकाम हो रहा है, तो कैसे करंट फिस्कल ईयर का टैक्स वसूली का टारगेट पूरा होगा। और FBR के मुख्तलिफ शोबों में 5800 अरब से ज़ायद टैक्स चोरी का एतराफ़ वो कर
चुके हैं, जिसमें से 2900 अरब सिर्फ सेल टैक्स की मद में चोरी हो रहा है। तो जब तक ये चोरी, ये लीकेज नहीं खत्म होगी तो कैसे मसाइल हल होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे अशफाक तौला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साहब, ये अब जो 13,000 अरब का ये टारगेट है, अगर इसमें कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, ये पूरा नहीं हो पाता, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जब अगला बजट आएगा तो उसमें सैलरीड क्लास पर से ये टैक्स कम हो सके? जो बयान इस वक्त वज़ीर ख़जाना की तरफ से आया है वो आपको रियलिस्टिक लग रहा है? उनकी अप्रोच लग रही है कि वो आगे इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि शॉर्टफॉल रहेगा और शायद एडवांसेस लेके थोड़ा बहुत ये लोग दे माइट ब्रिज द गैप टू एन एक्सटेंट, मगर फुली तो मेरा नहीं ख्याल ये लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त भी जब ये टारगेट सेट हो रहा था, मेरा यही आजिज़ राय थी कि उस वक्त भी एक मुझे टैक्स गैप नज़र आ रहा था। आज वो बढ़ गया है वो टैक्स गैप, तो बट ठीक है, चलें। ये एडवांसेस लेके जो है, रिपोर्टेडली तो यही है कि एडवांसेस लेके इन्होंने शॉर्टफॉल को कम किया है, मगर अल्टीमेटली तो देखें हम कब तक ये एडवांसेस जो है ना, ये बड़ी कंपनियों से और लेते रहेंगे। हमें अगर एक्चुअली में निज़ाम को फिक्स करना है तो हमें ट्रू टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ना इसके के बजाय इसके कि हम एडवांसेस जो है ना कंपनियों से और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वगैरह जो भी हैं उनसे लेके हम उस शॉर्टफॉल को कम करें। सही। और हमारे साहब, इस वक्त मार्जिन या स्पेस हुकूमत के पास मौजूद है सैलरीड पर्सनस के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए? और कोई ऐसा ऑल्टरनेट तरीका या इन 3-4 महीनों में कोई ऐसी रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है कि सैलरीड क्लास पर से ये बोझ कम हो सके थोड़ा सा? देखिए, रिफॉर्म इज नॉट समथिंग दैट इज डन ओवरनाइट, ठीक है। गुंजाइश पहले थी कि एडिशनल टैक्स ना लेवी किया जाए सैलरीड क्लास पे। ये मैं कुछ सेमिनार्स में भी बहैसियत एक पैनलिस्ट कह चुका हूँ कि जब RRMC की तजवीज़ें इनके टेबल पे रखी गई थी, तो अगर उनमें से कुछ एक या दो ही मेजर सिर्फ उस वक्त जो है इम्प्लीमेंट कर देते तो 400 से 600 अरब रुपए एडिशनल इकट्ठा हो सकता था। अगर वो उस वक्त राइट टाइम पे राइट मेजर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो जो है सैलरी क्लास पे ये बर्डन बढ़ाने की ज़रूरत थी नहीं। जहाँ तक रहा आपका सवाल कि रिमाइंडर 3 या 4 महीनों में इनके पास कोई स्पेस है, मेरा नहीं ख्याल कोई स्पेस है, क्योंकि आप खुद देखें एक सेक्टर जिसने पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब ज़्यादा टैक्स भरा है, तो आप दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि देखिए सबसे ईजीएस्ट जो है ना कलेक्शन है सैलरी क्लास की, एट सोर्स एम्प्लॉय डिडक्ट कर लेता है। बहुत 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 मिनिमल चांस होता है इसमें टैक्स एवेजन का या टैक्स फ्रॉड का। तो मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई स्पेस है, और मेरा नहीं ख्याल ये करना भी चाहेंगे, क्योंकि अगर लेट से अभी भी अगर शॉर्टफॉल इन्विजन कर रहे हैं, अगर ये कोई रिलीफ देने की कोशिश भी करें तो हो सकता है वो शॉर्टफॉल में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे साहब ये जो 5,800 अरब का टैक्स हर साल चोरी हो रहा है और उसमें भी सेल्स टैक्स 50% है, 2,900 अरब की ये सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है, तो ये इस चोरी को अगर रोकने की कोई ऐसी कोशिश की जाए कामयाब तरीके से, फिर शायद कोई ऐसा गुंजाइश निकल सके कि सैलरी क्लास की तो कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है ना। 100 अरब ज़्यादा तो हो गया, हो सकता है अगली में अगर इसी को मेंटेन रखा जाए तो वो ऑलरेडी सैलरीड पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा है। सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी है। मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है कि अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, सेल्स टैक्स फ्रॉड को अगर आपने कर्व करना है ना, आप जो अपने सिस्टम को सुधारें। मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। अभी क्या होता है, बजट आने से पहले तक जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं कि सब्सिक्वेंटली अगर कि कोई कंपनी एक्स है वो किसी से जो है गुड्स परचेज करती है, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली वो गुड्स वो लेट से सप्लायर जो है वो आपका ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो वो जिसने परचेज करी होती है उसको नोटिस इशू कर दिया जाता है टैक्स फ्रॉड का। अब कोई ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसके तहत, क्योंकि देखिए मैं अगर किसी से परचेज कर रहा हूँ तो मैं तो उसका क्लेम करूँगा ना टैक्स, ठीक है, तो जब जो मेरी सब्सिक्वेंट सप्लाई है मैं तो अपनी इनपुट क्लेम करूँगा। अगर सिस्टम मुझे इजाज़त दे रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा सप्लायर है वो उस वक्त ना वो ब्लैक लिस्टेड था ना वो सस्पेंडेड था। आपने भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी एक अच्छी और इसी पॉइंट पर बड़ी रेलेवेंट जजमेंट आई है कि जी अगर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में सप्लायर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो इसमें टैक्स पेयर जो क्लेम कर रहा है अपनी परचेज और इनपुट, उसका क्या कसूर है।
तो मेरे ख्याल से सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। एफबीआर का अपना ही सिस्टम है जो ये इजाजत देता है कि आप जो है इनपुट क्लेम करें और आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करें, ठीक है। तो इसमें तो देखें, जहां पे सिस्टम में एक लकूना मौजूद है वहां पे तो जो भी इवल माइंड्स हैं वो तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे ना सर। इवल माइंड तो ढूंढते हैं उसको, दे स्निफ these options, these opportunities के जी इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाए। मेरे ख्याल से साहब ये सिस्टम को सुधारने की जो आप ये बात कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? अगर 2-3 पॉइंट्स को आप मजीद एलोबोरेट कर सकें, क्योंकि शायद एफबीआर के नज़दीक ऐसे पॉइंट ऑफ सेल लगा देना है, उसके बाद एक एंड कंज्यूमर तो अपना टैक्स भर रहा है लेकिन एफबीआर तक तो नहीं पूरा टैक्स पहुंच रहा। सर देखिए ना, आप एक ऐसा पोर्टल बनाए, बीच में आपको पता होगा ये एक अंडरटेकिंग लाए थे सेल्स टैक्स के रिटर्न के साथ कि जी सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन के लिए भी जो है वो कंपनीज लायबल होंगी जो रिटर्न फाइल कर, ठीक है। उस पर यही शोर उठा था कि जी आप एक पोर्टल बना दें जिसके तहत हमें पता तो चले कि एक्चुअली में जिससे हम परचेज कर रहे हैं क्या वो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, अगर है तो उसी वक्त वो जो है अलाउ ही नहीं होना चाहिए वो इनपुट एडजस्ट, ठीक है। और दूसरा ये क्या उसकी एक हिस्ट्री भी बता दें भाई, हर कॉर्पोरेशन की एक हिस्ट्री हो कि जी ये क्या कहते हैं अपना कभी ब्लैकलिस्ट हुआ तो नहीं है, ताकि इससे जो देखें, अगर मैं एक बिजनेस हूँ और मैं मार्केट में जो है ना, मैं तो बिजनेस करने के लिए हूँ ना, आई एम प्रेजेंट इन द मार्केट टू डू बिजनेस। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी अगर मैं माल परचेज कर रहा हूँ किसी से और एफबीआर का पोर्टल अलाउ करे तो सब्सिक्वेंटली आप मुझे कैसे लायबल करार दे सकते हैं ना। तो कोई होलिस्टिक पोर्टल बनाए। देखिए अगर रिफॉर्म करना है तो इट कैन नॉट बी ओवरनाइट, इट हैज टू बी अ होलिस्टिक रिफॉर्म कि जी एक यूनानिमस पोर्टल हो जहां पे उसी वक्त रियल टाइम में इनवॉइसेस अपलोड हो जाए, उसको स्कैन थ्रू किया जाए एआई के थ्रू कि भाई फेक एंड फ्लाइंग तो नहीं है, उसके बाद उसको अलाउ किया जाए ना उसकी एडजस्टमेंट। और इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा ये कोशिश कर रहे थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऐसा सिस्टम बनाए कि अगर किसी ने भी जो है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर कहा ये जा रहा था मीडिया में कि शायद 1 करोड़ से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए अगर आप जाएंगे तो एक पूरी एक एप्लीकेशन मौजूद होगी, एक सिस्टम मौजूद होगा और रजिस्ट्रार के पास कि जी है इनको पता होगा इसकी वेल्थ में सफिशिएंट सोर्स है या नहीं है, और फिर आप सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट जो है सॉरी सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल करेंगे। बट वो राइटली जो एक सब कमेटी बनी थी उसने रिजेक्ट किया, उसने बोला कि जी पहले आप पायलट तो करें, और ये सारी बातें मीडिया में आ चुकी हैं, बट पायलट तो करें, आप एक सिस्टम तो बनाएं। ये नहीं हो सकता कि रिफॉर्म पहले आ जाए और जो जिस सिस्टम के तहत वो रिफॉर्म आने वो बाद में आए। पहले सिस्टम ओवरऑल होता है, उसके साथ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है और फिर एक होलिस्टिक तरीके से रिफॉर्म किया जाता है बनिस्बत इसके कि बस ओवरनाइट की जी आपने कानून में एक तरमीम कर दी और आपके तहत रिफॉर्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फतुल्लाह साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू आपने सुनी। कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्की मईशत के बेहतर होने के असरात तमाम सेक्टर्स में नुमायां होना शुरू हो गए हैं। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हुआ है। मुल्की फार्मा सेक्टर ने दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है। ईयर आफ्टर ईयर की बुनियाद पर अगर अद्वियात की एक्सपोर्ट में हम देखें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 61.55% का इजाफा हुआ है, और अगर मंथ बाई मंथ यानी माहाना बुनियादों पर हम देखें तो एक्सपोर्ट में 53.78% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। उज़्बेकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी दवाओं की एक्सपोर्ट दीगर ममालिक से ज्यादा रही है, यानी पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर ने अपनी पोजीशन को मजबूत किया है। फार्मा सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक फार्मा सेक्टर में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के पोटेंशियल को हाईलाइट करने पर काम कर रहा है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के मुताबिक अगर फार्मा सेक्टर पर इन्वेस्ट किया जाए तो यह सेक्टर मुल्की एक्सपोर्ट में नुमाया हिस्सा डालने का पोटेंशियल रखता है। पाकिस्तान का फार्मा सेक्टर चंद सालों में $5 बिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट हासिल कर सकता है। फार्मा सेक्टर पाकिस्तान के जीडीपी में 1% से ज्यादा हिस्सा डालता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए सालाना तकरीबन $2 बिलियन की बचत करता है। पाकिस्तान के पास 242 मिलियन सार्फिन की बड़ी मकामी मार्केट और 700 से जायद फार्मा कंपनीज का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक मेडिसिन की एक्सपोर्ट $106 मिलियन से जायद हो गई है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान एक्सपोर्ट $80.79 मिलियन थी। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर हुकूमत फार्मा सेक्टर को तरजीहात में
सर फहरिस्त रखे तो फार्मा एक्सपोर्ट्स में सालाना $3 अरब का इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल की परचेज और डिलीवरी के हवाले से चैलेंजेस का सामना ज़रूर है। अगर हुकूमत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को नरम करे तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और डिमांड या एक्सपेक्टेशन क्या है यूनाइटेड की, ये हम जानेंगे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से, जो CEO हैं तुफ़ैल ग्रुप के, सदर हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस फार्मा इंडस्ट्री के पोटेंशियल को अगर हमें यूटिलाइज़ करना है मैक्सिमम, तो उसके लिए अब क्या उम्मीदें आपको लगाने की इस वक्त ज़रूरत है? गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और एज यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट आप लोगों को अभी मज़ीद क्या कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो फार्मा की करंट एक्सपोर्ट्स हैं, जो नॉलेज के मुताबिक वो अराउंड $200 मिलियन हैं, और ये जैसे आपने कहा कि ये $2 बिलियन तक भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो चीज़ ये है कि जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी एफर्ट्स हैं कि वो एफर्ट्स करें। गवर्नमेंट इसमें फार्मा के अंदर गवर्नमेंट को ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। देखिए, उनके ऊपर पहले ही ड्यूटी कोई नहीं है, सेल टैक्स कुछ नहीं है, तो अब रह गया मसला कि एक्सपोर्ट करने का। तो एक्सपोर्ट करने का काम तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का है, वो कोशिश करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह आज 200 है, ये 2 साल में $2 बिलियन तक भी जा सकती है, और इसमें एफर्ट्स हैं रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ओनली। तो ज़ुबैर साहब, ये इसमें हमारी टारगेट मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं? चूँकि हम अपने नेबर कंट्रीज़ में भी देखते हैं तो वहाँ भी बड़े मजबूत नेटवर्क हैं फार्मा के, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और उनकी जो मेडिसिन मार्केट्स हैं वो भी उन्होंने ज़्यादा कैप्चर की हुई हैं। तो हमें अभी कौन सी मार्केट्स को मज़ीद कैप्चर करने की, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी जो फार्मा की मार्केट्स हैं उसमें एक तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारा पोटेंशियल है, और उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, तो वहाँ हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स जा रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है कि वहाँ हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये बताएं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी सरप्लस है कि हम या प्रोडक्शन हम इतनी मज़ीद कर सकते हैं कि उसकी बुनियाद पर हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इतना कई गुना इजाफा कर सकें? चूँकि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं हर चंद माह बाद कोई एक ऐसा बहरान आता है जिसमें कोई एक मखसूस हमें मेडिसिन शॉर्ट होती हुई या बहुत उसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये इन हालात में, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। और रहा मसला कि रॉ मटेरियल्स का, तो रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ज़्यादा बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करें, और एफर्ट्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे भी एक नई मार्केट है जहाँ आजकल पाकिस्तानी फार्मा जा रही है, वो है जैसे वियतनाम है, वियतनाम में भी जाना शुरू हो गई है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तो बहुत जा रही है। तो इन ममालिक में हमारे बहुत सारे पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बताइए कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम क्या कुछ फ़ीसद इंपोर्ट भी करते हैं या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, या फिर लोकली हमारे पास वो मौजूद है? चूँकि जिस तेज़ी के साथ पिछले कुछ अरसे में हमने ये कीमतें दवाओं की बढ़ते हुए देखी हैं, तो फिर ये उसकी बुनियाद पर ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमारी जो फार्मा की बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और फिर यहाँ पे उसको जो भी प्रोसेस है करके आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इस रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग पर अभी नहीं पाकिस्तान में काम हो रहा, ताकि जो इंपोर्ट बिल की सूरत में हमारे ऊपर ये बोझ मौजूद है, इसमें भी हम थोड़ी सी कमी ला सकें, उससे शायद हमारी प्रोडक्शन भी मज़ीद बढ़ सके? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो अभी बाहर से ही आ रहे हैं, वो वहीं से आएंगे। उसमें चाइना से भी आते हैं और यूरोप से भी आते हैं, तो वहाँ से वो एज इट इज़ इंपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो यहाँ से मज़ीद डेवलप करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सही। और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अभी अगले 6 माह से 1 साल के क्या इसमें टारगेट्स हैं? अगले साल के नंबर्स कितने बेहतर हो जाएंगे इस साल से, जो कि पिछले साल की निस्बत हमने इस साल के नंबर्स को काफ़ी ऊपर जाते देखा है? इस साल आप देखेंगे इंशाल्लाह करंट ईयर में भी जो है, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी फार्मा की एक्सपोर्ट्स काफ़ी इंक्रीज़ होंगी,
और इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी उसमें भी बहुत जो इंक्रीज आ रहा है। वो हमारी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं। उसमें रशिया में भी जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी जा रहे हैं, इवन अमेरिका में भी जा रहे हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ तो है और कोशिशें भी जारी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट जो है इन तमाम फार्मा की और उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो एक्सपोर्ट है बहुत बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफैल साहब, सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।